तो यह मंच है यंग भारत का, जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दे अपने मंच पर उठाता रहता है और देश भर में या दुनिया भर में जो भी लोग समाज सरोकारों से जुड़े काम कर रहे हैं उन्हें बुलाता है और क्या क्या समस्याएं समाज में हैं, उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, उन पर यहाँ चर्चा होती है। आज श्री अवधेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री हैं गंगा समग्र अभियान के, और जो ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से प्रेरित एक संगठन है जो देश में गंगा ही नहीं बाकी सारी नदियों की सफाई, उनकी सुरक्षा, उनकी स्वच्छता के लिए कार्य कर रहा है। उसके लिए काफ़ी दिनों से श्री अवधेश जी अपने संगठन के साथ काम कर रहे हैं। क्या क्या चुनौतियों का इन्हें सामना करना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं जनता के लेवल पर, समाज के लेवल पर, सरकार के लेवल पर, आज इन सारे मुद्दों पर बात होंगी कि आखिर क्यों लगातार हमारी नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं इतनी कोशिशों के बावजूद। तो आपका स्वागत है श्रीमान जी। ये मेरा इतना परिचय है कि आप गंगा के लिए काम कर रहे हैं। अपना थोड़ा सा पुराना भी परिचय दे दीजिए, पत्रकारिता की बैकग्राउंड है जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि आप। 26 वर्ष मैंने पत्रकारिता की है। पत्रकारिता के बाद अब जल के लिए काम करते हैं। जल के लिए, तो ऐसा जल ही को क्यों चुना आपने? जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, नहीं कोई जल के बिना सब कुछ सुना है। खास प्रेरणा रही क्या होता क्या, कोई घटना होती है ऐसा? आप कानपुर के हैं, गंगा वहाँ से जाती है, सबसे ज़्यादा गंगा कानपुर में गंदी है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये कई बार सिद्ध भी हुआ है। तो होता ये है कि आदमी देखता है तो विचलित हो ही जाता है। तो ऐसी कोई प्रेरणा हुई है या किसी व्यक्ति विशेष की हुई है? नहीं, कोई विशेष प्रेरणा नहीं है। लगा कि जल के लिए काम करना चाहिए, पर्यावरण के लिए काम करना चाहिए। जल के लिए काम करना मतलब पर्यावरण के लिए काम करना। प्रश्न मैंने इसलिए किया था क्योंकि मीडिया जैसे उसमें ग्लैमर वर्ल्ड को छोड़ करके एकदम नदियों में चले जाना, जंगल में चले जाना, ये थोड़ा मुश्किल होता है, हर आदमी नहीं कर पाता है। यहाँ से ये प्रश्न उठा था। नहीं, प्रश्न आपका वाजिब है, लेकिन वो भी एक तरीके से जब हम पत्रकारिता कर रहे होते हैं तब भी सामाजिक सरोकार से जुड़े होते हैं। अगर रोजगार से इतर अगर देखें उसको तो वो सामाजिक सरोकार से ही जुड़े होते हैं, समाज की चिंता करते हैं उसमें। और जब आप सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं तो भी वही काम करते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता होना और पत्रकार होना दोनों बहुत बार एक ही जैसे लगते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, पहले वर्तमान स्थिति आप अपने इस अभियान की बता दीजिए कि क्या क्या कार्य कर रहे हैं। देखिए, गंगा समग्र एक राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रव्यापी संगठन है। हम लोग संपूर्ण जल की चिंता करते हैं। गंगा जी की चिंता मतलब संपूर्ण जल की चिंता। पहले विषय ये समझना पड़ेगा कि गंगा जी यानी क्या। जी। गंगा जी 2500 किलोमीटर चलती हैं अपने उद्गम से लेके, और जब सागर में मिलती हैं 2500 किलोमीटर की यात्रा करीब करती हैं। जी। इस देश की मौजूदा जो जनसंख्या है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, आकलन करेंगे, तो 1/3 आबादी का पोषण करती है गंगा जी। गंगा जी के मैदान में करीब 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी का पोषण होता है जो गंगा जी के मैदान में रहती है। अब गंगा जी की जब बात करते हैं तो सिर्फ गंगा जी नहीं है। अब आप कावेरी में जब स्नान करते हैं या कृष्णा में स्नान करते हैं तो कोई हर हर कृष्णा नहीं कहता है, हर हर गंगे ही कहते हैं। तो गंगा मतलब संपूर्ण जल। तो दुनिया के कई देशों में नदी के लिए भी गंगा शब्द का इस्तेमाल होता है। आप श्रीलंका जाएंगे तो श्रीलंका में बहुत सारी नदियों के लिए गंगा ही इस्तेमाल होता है, नाम ही गंगा दिया जाता है, नदी मतलब गंगा। आप बहुत सारे पूर्व के कई देशों में जाएंगे तो वहाँ पे भी नदी मतलब गंगा। तो गंगा एक तरीके से जल की सर्वोच्च प्रतिनिधि है। उसको गंगा को जल की सर्वोच्च प्रतिनिधि माना गया है, उसी हिसाब से उसको पूजित बताया गया है। गंगा का जल कुछ विशिष्ट भी है, इसलिए भी पूजित है। भारत में हम वैसे भी जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे लिए जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, वो नदी हैं, पहाड़ हैं, वो पौधे हैं, पर्याप्त मतलब प्रकृति से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को हमने
पूजित माना है, वो शायद हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है इसलिए पूजित माना है। उनको कई बार हमने किसी न किसी उसको संज्ञा का इस्तेमाल किया है उसके लिए, उनको कुछ ना कुछ नाम दिया है, उनको व्यक्ति माना है, व्यक्ति के तौर पे उनको पूजा है। गंगा से जुड़ी हुई गंगा को जैसे बार बार एक बात चल रही है, लंबे समय से अभियान चल रहा है कि गंगा जी को अविरल करना है और निर्मल करना है। गंगा को अविरल करना, निर्मल करना लंबे समय से अभियान चल रहा है, लेकिन शायद पहले हम लोग सिर्फ गंगा जी के तट पर जाते थे, गंगा जी की ही सिर्फ चिंता करते थे। गंगा जी की चिंता करनी है अगर, तो सिर्फ गंगा की चिंता करने से काम नहीं बनेगा। हाँ, अब ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन यहाँ बीच में प्रश्न आ गए। प्रश्न ये है कि आप बता रहे गंगा विशिष्ट है, गंगा प्रतिनिधि है, जल की गंगा पूजित है, हमारी आस्था है, ठीक है, शुरू से हमारे सारे संस्कार जल से होते ही हैं। ये दूषित कैसे हो गई जो इतनी पूजित है, जिसके नाम पर पूरे विश्व में प्रतिनिधि जल का कर रही है? तो ये स्थिति क्यों आ गई कि हमें चिंता करनी पड़ रही है? गंगा दूषित तो हुई है दरअसल में जब से गंगा क्या, हमारे जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तालाब हैं, ये इनके दूषित होने की जो प्रक्रिया है वो भारत में ब्रिटिश शासन आने के बाद शुरू हुई है। ब्रिटिश शासन आने के पहले गंगा हमारे लिए सिर्फ पूजित थी, सिर्फ आस्था का विषय थी वो। और गंगा के किनारे किसी भी तरीके के नित्य क्रिया, शौच क्रिया आदि करने में परहेज करते लोग, चूँकि गंगा के किनारे या किसी नदी के किनारे थे। बड़ा दिलचस्प है कि आप अगर गंगा जी को तो छोड़ दीजिए, आप अगर किसी तालाब की बात करिए, किसी तालाब के किनारे जब तालाब का निर्माण होता था और तालाब का एक आगार होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एग्जैक्टली नहीं है वो, लेकिन इंग्लिश में हम लोग उसको कहते हैं कैचमेंट एरिया। तो जो उसका कैचमेंट एरिया होता है, यानी कि जहाँ से पानी उसका आता है, बरसात का पानी जिस धरत से आता है, उस इलाके में गंदगी करना, छोटी से छोटी गंदगी करना भी अपराध की श्रेणी में था। उसको हम लोग नहीं करते थे, हमारी जिम्मेवारी, अपना धर्म समझते थे, ये ड्यूटी थी कि हम यहाँ पे गंदगी न डालें, क्योंकि अगर यहाँ गंदगी डालेंगे तो ये गंदगी तालाब में जाएगी और उसी तालाब का पानी हमको बाद में इस्तेमाल करना है। तालाब का पीते थे लोग, तालाब का पानी पीते थे लोग, अपने मवेशियों को पिलाते थे, सिंचाई भी उसी से करते थे, लेकिन पीते थे। तो गंगा जी तो बहुत दूर की बात है गंगा जी में गंदगी करना, अपने गाँव के तालाब में लोग गंदगी नहीं करते थे। तो हुआ क्या है कि गंगा जी हो या तालाब हो, जितने भी जल निकाय हैं, जिनको हम लोग अपने एक सांस्कृतिक भाषा में जल तीर्थ कहते हैं जी। तो जितने भी जल तीर्थ हैं, इनको दरअसल में ये सरकार की वस्तु नहीं थे, ये समाज की वस्तु थे। समाज इनकी चिंता करता था, समाज इसको खुद ओन करता था, समाज कहता था ये मेरी चीज़ है, ये मेरे लिए है और मैं इसकी चिंता करूँगा। ब्रिटिश शासन आने के बाद क्या हुआ कि इन सब चीज़ों का सरकारीकरण शुरू हुआ। जैसे इसके पहले हमारे यहाँ जब भारत में अंग्रेज आए हैं, अंग्रेजों के आने के पहले हमारे यहाँ सीवेज सिस्टम नहीं था। तो जाहिर सी बात है, सीवेज सिस्टम नहीं था तो नदियों में सीवरेज नहीं जाता था, फैक्ट्रियाँ नहीं थी, इंडस्ट्रियल हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं थी इस तरीके की। जो भी इंडस्ट्री थी भी पहले, कपड़े से लेके दूसरी थी, वो सब प्रकृति आधारित थी, रसायन आधारित इंडस्ट्री नहीं थी। हम अगर रंगते भी थे, अगर अपने कपड़ों को अपने, तो प्राकृतिक रंगों से रंगते थे। तो ब्रिटिश पीरियड आने के बाद जब औद्योगिकरण शुरू हुआ और नगरीकरण शुरू हुआ, शहरों में जब औद्योगिकरण शुरू हुआ, उसी के साथ में नगरीकरण शुरू हुआ, गांव से लोग नगर में रोजगार के लिए आए। तो नगरों में इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का बनने लगा और सीवरेज कहाँ जाएगा? वो जब सीवर सिस्टम बना रहे हैं तो किसी नदी में डालते थे, वो सिर्फ गंगा में नहीं डालते थे, सारी नदियों में डाला उन्होंने। फैक्ट्री का पानी कहाँ जाएगा? वो नदी में जाएगा। ये प्रक्रिया जो गंगा की दशा खराब होने की या जल की दशा खराब होने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये अंग्रेजों के भारत आने के बाद शुरू हुई। इसमें एक चीज़ और है, जैसे तालाब है। तालाब क्या है? तालाब पहले पंचायत की चीज़ नहीं थी, तालाब उस गांव के लोगों का था, उस गांव के लोग उसकी चिंता करते थे। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन आने के बाद तालाब पंचायत की पट्टा होने लगा, उसका पंचायत के पास जाने लगा, सरकारी पट्टा होने लग गया। वो पंचायत का मतलब उस समय तो पंचायत नहीं थी, वो सरकारी पट्टा होने लग गया मछली के लिए। तो अब वो क्या है, किसी न किसी के पास चला गया। वो जब किसी के पास चला गया तो उसने बाकी लोगों को आने से वहाँ रोका। पहले हमारे गांव के सारे जितने उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, जितने संस्कार थे, वो सब तालाब के किनारे होते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने अपने संस्कार करना तालाब के किनारे बंद कर दिया। तो धीरे धीरे वो डिस्कनेक्ट हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो 2 या 3 पीढ़ी में आके
वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया। अब उस तालाब से उस गांव के लोगों का कोई लेना देना नहीं, कोई उनका किसी भी तरीके का जुड़ाव नहीं है, वो उसको अपना तालाब नहीं मानते हैं, तो अच्छा हो या बुरा हो। इस लगातार इस यात्रा में उस गांव के लोगों को या इस देश के लोगों को ये बताया भी नहीं गया कि ये जो पानी है ये हमारे लिए कितना जरूरी है और इसको हमको खराब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं बताया गया कभी किसी को, इसकी जागरूकता नहीं हुई। तो आप ये कह रहे हैं कि शासन व्यवस्था ने समाज व्यवस्था को गड़बड़ कर दिया। बिल्कुल है ना। ठीक है, अंग्रेज तो चले गए, बहुत साल हो गए, और अगर हमारा समाज इसके प्रति आस्थावान था तो चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए। 70 साल 80 साल तो हो ही गए लगभग। ठीक, अब तो हमारी सरकारें हैं, मतलब भारतीय सरकारें हैं। ठीक, अब भी करोड़ों रुपए का बजट होने लगा है। ठीक, सरकारी सिस्टम भारतीय है जो आस्था के नाम पर ही सत्ता तक हासिल कर ले रहा है। चिंता करने वाले लोग भी बहुत हैं और पहले के मुकाबले संसाधन भी बहुत, मशीनरी बढ़ गई है। ठीक है, तो अब इसमें जितनी कोशिशें हो रही हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो समस्या बढ़ती चली जा रही है। तो अब उससे फिर ऐसा लगता है कि केवल आप ये बचाव के लिए तो एक तरफ हो सकता है कि अंग्रेज इसके लिए कारण हो सकते, ठीक है, 2-4 फैक्ट्रियों का सीवर उन्होंने डाल दिया जिस समय उस समय थी, भाई बड़े बड़े शहर थे, कानपुर या कुछ रहे होंगे जो किनारे वाले, लेकिन सारा ठीक रहा। हम पुराने समय पर फोड़ करके अपने 70-80 सालों की इस विफलता को तो नहीं छुपा सकते। ये दरअसल में दुर्भाग्य रहा कि भारत जब आज, अगर जो आपने जहाँ से बात शुरू की है कि भारत में ब्रिटिश पीरियड में जो कुछ हुआ, जब हमारी सरकार थी तो उसके दौरान फिर हमारी चीज़ें सही होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि देश की आज़ादी के बाद भारत में जो सरकार बनी वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप किसी भी काम को उसने आगे करना जारी नहीं रखा। ये दुर्भाग्य था इस देश को। यानी कि भारतीय संस्कृति से, मैं इसमें धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय संस्कृति का मतलब है कि हमारे देश की जो परंपराएं थी, हमारे देश में जो रहन सहन था, हमारे देश का जो जीवन शैली थी, जो जीवन था हमारे देश का, उसके हिसाब से न तो कोई कानून बना। उसके बाद बहुत सारे कानून तो हमने बनाए भी ना वही चल रहे थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने जैसे चल रही थी उन्हीं को कंटिन्यू किया, उसी को आगे बढ़ाया, उसी दिशा में हम आगे बढ़ते चले गए। कोई उसमें ना तो डाइवर्जन था, ना कोई ब्रेक था, कुछ भी नहीं था, ना कोई यू टर्न था। जैसे चल रही थी सरकार वैसे ही चलती रही, कोई बदलाव नहीं हुआ। एक तो नंबर बात ये रही। दूसरी बात क्या रही, समाज ने क्यों माफ कर दिया फिर इन सरकारों को? नहीं, समाज दरअसल बताया ना, समाज तो कनेक्ट उसका बचा ही नहीं अपने नदियों तालाब से, प्रकृति से तालाब उसका, समाज को आस्था तो आस्था नहीं आस्था थी। देखो आस्था, देखो भारत का क्या है, भारत की आबादी में विविधीकरण इतना ज़्यादा है। जैसे आपको अपने एक किसी पेड़ को कटवाना है, नीम का पेड़ है, ठीक है, नीम के पेड़ को काटना है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग काटना भी पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग उसको आप मजदूर को लाए ना, अगर उससे कहिए कि काट दीजिए, तो वो भी नहीं काटता है। वो क्या कहता है शीतला माता है, पीपल के पेड़ भी नहीं काटते। लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग नहीं काटते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग काटते ही हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि अब उसके लिए क्या है, बहुत सारे लोग गैर धर्म के हैं, किसी दूसरे धर्म के हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो काटने को तैयार हो जाते हैं। या बहुत सारे लोग हैं हम इसको मानते ही नहीं हैं, सब बेकार की बातें हैं, वो काट देते हैं। तो नीम है, पीपल है, ये काटते ही। तो ऐसे नदियों को लेके जब आस्था का केंद्र है वो, लेकिन आस्था का केंद्र होते हुए भी हमारा उसके प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है, जो हमको बताया नहीं गया कि ये काम करना है कि नहीं करना। दरअसल में क्या होता है, हम तो पीछे वालों से सीखते हैं, हम बहाने भी बनाते हैं। तो हमने तो देखा कि पीछे वाले तो ऐसा करते थे, तो हम भी आगे उसको जारी रखे। हमारे पिता ने अगर हमको बताया होता है कि नहीं बेटा इसमें ये गंदगी नहीं करनी है। अभी कुंभ था, कुंभ में लोग जा रहे थे, स्नान कर रहे थे, वहीं अपने कपड़े छोड़ के चले आ रहे थे। क्यों? किसी को देखा था उन्होंने किसी को देखा था कि वो लोग नहाए थे और कपड़े वहाँ छोड़ के चले गए, तो वो भी छोड़ के चले गए। कहीं शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि नहाने के बाद कपड़े वहीं छोड़ना है, लेकिन उन्होंने किसी को देखा होगा। जैसे मैं आप अपने जीवन से जुड़ी हुई एक घटना बता रहा हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि ये काम वर्जित है या इसको नहीं करना चाहिए। मैं हरिद्वार में हर की पैड़ी में एक बार बहुत छोटा था, मैं तब की बात बता रहा हूँ, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर नहा रहा था। मैंने अपने वस्त्र जो है बनियान आदि उसको निचोड़ने की कोशिश की। पड़ोस में एक बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने डांटा मुझको, बोले क्या कर रहा है, गंगा जी में नहीं धोया जाता है। मुझे उस दिन से पता चल गया कि हाँ ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। तो कभी किसी ने दरअसल में टोका ही नहीं, समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने कभी टोका ही नहीं। अब वो हमारे घर में कथा कहने के लिए कोई पंडित जी आते हैं, जो भी कोई पुरोहित हैं आते हैं,
उन्होंने कभी टोका ही नहीं कि जो आपके घर का जो निर्माल्य है, यानी कि जो बचा हुआ है, कि सब जाके नदी में फेंकना है, ये कभी रोका ही नहीं। वो तो कहते हैं यहाँ फेंक दो, जाके नदी में फेंक दो, नदी में फेंकने के लिए कहते हैं, नदी में फेंकने के लिए कहते हैं। अब हमारे यहाँ जो करीब नदी होती है वहीं जाके हम फेंक देते हैं, हम तालाब होता है तालाब में फेंक देते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या है कि पहले हम जब तालाब और नदी का पानी पीते थे तो उस पानी को शोधित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकारें बनने के बाद क्या हुआ कि सरकार की जिम्मेदारी है पानी देना। सरकार चूंकि आपको शोधित करके पानी दे रही, इसलिए आप गंदगी फैला रहे हैं। अगर ये शोधन संयंत्र पानी के नहीं होते, या आप बाल्टी से निकाल के पानी ला रहे होते नदी से, तो आप नदी में गंदगी भी नहीं कर रहे होते। लेकिन सरकार ने चूंकि आपके घर में टोटी लगा दी है, आपके घर में पानी आना लग गया, इसलिए आपने तालाब को छोड़ दिया। आपके घर में बोरिंग हो गई है तो आपने तालाब को छोड़ दिया। तो इससे तो ये निकल रहा कि समाज और सरकार, मतलब समाज और शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था और शासन व्यवस्था, इसमें जो तारतम्यता, जो इसके इन दोनों के बीच में जो संवाद होना चाहिए था, जो चीज़ें होनी चाहिए थी, संतुलन होना चाहिए था, वो नहीं रहा है। अंग्रेज़ों के समय तो था ही नहीं, अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी नहीं बना। सरकार अपने हिसाब से काम करती रही, समाज अपने हिसाब से चलता रहा, बिल्कुल, और ये चीज़ें गड़बड़ होती चली गई। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल यही हुआ। ठीक है। वस्तुतः सरकार को ये सब चीजें सिखानी भी नहीं थी, ये तो समाज को ही सिखानी थी। समाज के जिम्मेदार नेताओं को सिखानी थी, जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नेता हैं, उनको ही बताना था। मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो ये ठीक है, हमने जितने ठीकरे फोड़ने अंग्रेजों पर फोड़ लिए, सरकारों पर फोड़ लिए, ये काम समाज को करना था, हमारी शिक्षा व्यवस्था को करना था। तो ये फेलियर सरकारों का कहेंगे कि आप समाज का कहेंगे? समाज के जिसे हम बुद्धिजीवी वर्ग बोल रहे हैं, समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनका फेलियर है। देखो, सरकार किसी भी देश की सरकार है, वो आयात तो होती नहीं है, आयातित सरकार नहीं है। समाज से ही सरकार बनती है, समाज के ही लोग जाते हैं। तो समाज में जैसी उनको प्रेरणा मिली है, समाज में जैसा उनको सिखाया गया है, जो बताया गया है, जिस तरीके का विजन दिया गया है, वही वो सरकार में जाके दिखाते हैं। तो ये जिम्मेदारी तो वस्तुतः सरकार की थी, शिक्षा व्यवस्था की थी, सॉरी समाज की थी, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। तो अब प्रश्न ये है महाराज कि करोड़ों करोड़ का बजट होता है, वो आंकड़ों में जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। ये काम हो रहा है गंगा पर, जल पर, तालाब पर, खुदाई पर। ये मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ कि सारी प्रॉब्लम आई है मेरी, उससे मेरा जुड़ाव ख़त्म हुआ नदी से या तालाब से या जल से। मेरी जागरूकता में कमी आई, या मेरी जो मुझे जितना मुझे संवेदनशील होना था उतना मैं नहीं रहा हूँ। तो ये मेरा बौद्धिक स्तर पर, मेरे मानसिक स्तर पर, या समाज के मानसिक स्तर पर ये काम होना था। ये रुपयों से काम जो नदियों में हो रहा है, जो रुपए करोड़ों करोड़ बजट हो रहा है, उस रुपए से क्या हो रहा है? उस रुपए से क्या हो रहा है? चेतना का काम था, ये रुपए से नहीं हो सकता था। ठीक, सरकार क्या करती है? रुपया दे देती है, हर बार बजट बढ़ा देगी, ये योजना आ गई, गंगा समग्र आ गई, उससे पहले भी तमाम सारी योजनाएं रही हैं, हम ये कर देंगे। ठीक, जो चेतना के स्तर पर समाज में काम होना था वो नहीं हो रहा है, या उसमें ये गंगा समग्र अभियान या आपका संगठन क्या कर रहा है? गंगा समग्र 3 आयामों पर काम करता है। गंगा समग्र का जो हम लोग जो मूल काम करते हैं, पहले तो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोग जुड़ें। अब जाहिर सी बात है कि गंगा समग्र से जुड़ेंगे तो हमारी वो जो सिनर्जी बननी है, जो लोगों को जुड़ना है, जुड़ के एक ताकत बननी है, तो हम पहले तो अपना लोगों को जोड़ के एक ताकत बनाने की काम कर रहे हैं कि लोग गंगा समग्र से जुड़ें, ताकि हम जो आगे जो भी कार्यक्रम चलाने वाले हैं उसके लिए एक ताकत बने वो। दूसरा, हम लोग समाज जागरण का काम करते हैं। समाज में जल को लेके जागरूकता हो, पर्यावरण को लेके जागरूकता हो, ये काम करते हैं। और तीसरा, हम लोग काम करते हैं प्रत्यक्ष कार्यक्रम। प्रत्यक्ष कार्यक्रम में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। तालाबों की सफाई, घाट की सफाई, नदियों की सफाई, वृक्षारोपण आदि आदि बहुत सारे काम करते हैं, जिससे जो पर्व हैं, बहुत सारे नदियों के किनारे या जल तीर्थों के किनारे लगने वाले मेले हैं, उसमें कैसे व्यवस्थित रहे, वहाँ पे जागरूक किया जाए लोगों को, सफाई आदि रहे। तो हम लोग 3 तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्या लग रहा है कि इन 3 तरीकों से कब तक काम कर सकते हैं आप, या कब तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी? ऐसा मतलब ये काम, ये दरअसल में ये जो काम है, ये कोई डेडलाइन वाला काम नहीं है कि हमने 1 साल पढ़ाई की
12वीं का रिजल्ट आ गया, ठीक है। हम सब 12वीं पास हो गए। ये दरअसल में अनवरत चलने वाला काम है। सैकड़ों गंगा समग्र या हजारों गंगा समग्र लग जाएंगे, एक एक आदमी को गंगा समग्र बनना पड़ेगा, तब काम होगा। और ये तो लगातार भाई, आप जिस दिन इसको ब्रेक कर देंगे उसी दिन फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। भाई आप देखें, अगर आप इतिहास में जाइए तो क्या किसी काल में पानी के लिए काम किया गया, तालाब बनाए गए, सरोवर बनाए गए, फिर क्या बंद कर दिए गए? लगातार बनाए गए हैं, आबादी लगातार बढ़ रही है। तो गंगा जी की जो सफाई है, गंगा जी को साफ रखना है, गंगा जी को अविरल रखना है, इसके लिए तो लगातार काम करना पड़ेगा। और लगातार ऐसे काम करना पड़ेगा कि जैसे आप क्या है ना, आप जैसे एक सामान्य रूप से ऐसे समझ लीजिए, मैं इस चीज़ को ऐसे बताता हूँ आपको कि अपने घर में आप जब 2 तरीके की पेरेंटिंग होती है। एक पेरेंटिंग होती है कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे को सिखाते हैं कि पैसे जोड़ने हैं, संचय करने हैं, पैसे का संचय करना है। एक सिखाते हैं एक खर्चा नहीं करना है, उसको खर्चा करने से रोकते हैं। दोनों का उद्देश्य क्या है? पैसा बचाना है। ठीक है। लेकिन जो पहले वाला तरीका है, जब आप संचय करना सिखा रहे हैं तो आप उसको जोड़ना सिखा रहे हैं। उसके भविष्य में वो जोड़ रहा है, भविष्य में काम आएंगे। लेकिन जब आप उससे कहते हैं खर्चा नहीं करना है तो जरूरी काम भी नहीं करता है, वो कंजूस हो जाता है वो। तो वैसे ही पानी के लिए क्या है कि पानी को जिस दिन आप संचय करना बंद कर देंगे, देखो धरती में पानी जितना है उतना ही रहना है, जितना भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, उतना पानी आज भी है। उसका केवल रूप बदल जा रहा है, वो समुद्र में चला जा रहा है, बेकार हो जा रहा है, आपके काम का नहीं है। पानी तो उतना ही है, लेकिन जो पानी समुद्र में जा रहा है वो फिर आ रहा है। आप जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पानी ज़्यादा आ रहा है वहाँ से, ज़्यादा आ रहा है, तो वो आपके यहाँ आ रहा है। ये आपकी जिम्मेवारी थी कि आपको जोड़ना कैसे है। तो जैसे क्या है ना, बचपन से आपने विज्ञापन टीवी पे देखे होंगे, तो टीवी पे जो विज्ञापन आते थे तो उसमें जल को लेके सबको ये बताया जाता था, वो टैप खोल के बताते हैं कि पानी खर्चा नहीं करना है, खर्चा नहीं करना है। ये गलत तरीका था, ये शिक्षा ही गलत थी। लोगों को बताना था जल को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है। जो बरसात का पानी है उसको जोड़ना है। जोड़ने का तरीका, जोड़ने की बात कभी बताई नहीं गई। तो अब लोग क्या करते हैं, अब वो तो अपना जिसको जितना नहाना है, जितना जिसको खर्चा करना है वो करेगा, उसमें कंजूसी कोई करने को तैयार नहीं है। हर आदमी चाह रहा है कि दूसरा करे, उसमें कंजूसी करके कुछ निकलेगा भी नहीं, और उससे कुछ होना भी नहीं है। तो क्या हुआ ना कि जो जोड़ने की प्रक्रिया थी, अब आप जैसे क्या है कि आप जैसे जोड़ने के लिए पहले क्या तरीका था, आप जैसे बुंदेलखंड का नाम हम लोग लेते हैं, तो बुंदेलखंड को आज की तारीख में पूरी दुनिया में जाना जाता है कि जल रहित एक क्षेत्र, गर्म क्षेत्र, जहाँ पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सिंचाई का पानी नहीं है। कभी दुनिया के लोगों ने बुंदेलखंड से सीखने की कोशिश ही नहीं करी। पानी जोड़ना जानते थे, और पूरे देश भर में आप घूम आइएगा, आपको बुंदेलखंड की जैसी जगह कहीं नहीं मिलेगी। वहाँ 100-100 एकड़ के तालाब आज भी हैं, इतने बड़े बड़े तालाब ही आज उनको कोई भर नहीं पा रहा है। अब भर क्यों नहीं पा रहा है? उसके आसपास इतना इंक्रोचमेंट हो गया है, उसका कैचमेंट एरिया जो था वो बंद कर दिया आपने, पानी वहाँ जाना बंद हो गया है। तो बाढ़ तो आ रही है लेकिन वहाँ पानी नहीं जा रहा है, तालाब सूखा है। पहले वो अपनी ज़रूरत के काम उसी से करते, सिंचाई भी कर लेते थे, मवेशी भी पालते थे, पेयजल भी उसका उसी से मिलता था। आज की तारीख तो बुंदेलखंड आज भी अगर आप जाएं, अगर चरखारी कस्बे में, तो वहाँ जाके आप वहाँ का जो पानी जोड़ने की तकनीक है, वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप चरखारी में घुस रहे हैं। अचानक से 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है वहाँ पे, इतने तालाब हैं वहाँ, और सब आपस में साइंटिफिक तरीके से बनाए गए हैं वो। तो दरअसल में ये पानी जो जोड़ने की प्रक्रिया है, ये इसको जब तक शुरू नहीं किया जाएगा कोई भी नदी ठीक नहीं हो सकती है। और ये काम समाज को करना है, सरकार नहीं कर सकती इस काम को, क्योंकि सरकार अगर करती भी है, जैसे आपको सामान्य सा उदाहरण दे रहा हूँ, एक सरकार ने कहा भी पानी नहीं कर, अमृत सरोवर बनाए, मैं उत्तर प्रदेश लेकिन कर रहा हूँ, जितने सरोवर बनाए वो केवल पैसा कैसे ठिकाने लगाया जाना, क्योंकि मेरे गांव में तो बने, और नहीं तो वो उसमें यही, ये तो देखो क्या ना सरकार, देखो इसीलिए पानी की एक बूंद रहती नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो सरकार काम कर रही है, सरकार करे काम, सरकार को करना ही होगा, लेकिन जब तक समाज उसके साथ में नहीं जुड़ेगा, समाज काम जब तक नहीं करेगा, उससे कुछ नहीं होना है। इस सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया, उसमें अमृत सरोवर बनाने की योजना लाई। अब वो अमृत महोत्सव में क्या हुआ, जो समाज का व्यक्ति है, ग्राम प्रधान वहाँ का, उसने क्या किया, जो पुराना वाला तालाब था उसी में अमृत महोत्सव का उसने अमृत सरोवर का बोर्ड लगा दिया, वो बन गया अमृत सरोवर। बनना तो नया था, पानी उसमें कहाँ से आएगा, पानी वो तो वो विषय बात का है, वो बात का विषय है। जैसे आज की तारीख में हमारी आज ही चर्चा हो रही थी कि आज की तारीख में जब वृक्षारोपण होता है
तो ये चिंता किसी को है ही नहीं कि इसमें पौधे कौन से लगने चाहिए ना। ये किसी को चिंता नहीं है कि इस धरती में प्रकृति ने बंदर नाम का एक प्राणी बनाया है, उस बंदर को क्या खाने को दिया जाएगा, उसको आप भगा तो दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं। उसके लिए कहीं फलदार पौधे लगाए आपने अपने खाने के लिए, अपनी आंखों को अच्छा दिखने वाला आपने बहुत बढ़िया शहरों में जो एस्थेटिक के हिसाब से आप लोगों ने बहुत सारे पौधे लगा लिए, पेड़ लगा लिए हैं, सजावटी पौधे लग रहे हैं। सड़क के किनारे चले जाइए तो सिर्फ सजावटी पेड़ लग रहे हैं। लेकिन भाई क्या फलदार पेड़ नहीं लगने चाहिए? वो चिड़िया कहाँ से खाएगी? वो चिड़िया को कहाँ से भोजन आएगा? तोता कहाँ से खाएगा जब आम का पेड़ नहीं लगाएंगे? तो समस्या एक्चुअल में देखिए होता है क्या है, चूँकि मैं भी गांव से जुड़ा हूँ, फलदार पेड़ अगर मैं गांव की समस्या बताता हूँ आपको, तो अगर मान लीजिए मैं अपने खेत के चारों तरफ फलदार पेड़ लगा दूँ, आम का लगा दूँ या दूसरे इस टाइप के बड़े पेड़ लगा दूँ, उन्हें मैं फिर अब 20 साल बाद 25 साल बाद हो गई उनकी लाइफ हो गई, इतना भी मतलब अगर मैं काटना चाहूँगा मैं नहीं काट सकता। और इतनी छोटे से इस लाइफ में इन्होंने इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया कि आज की तारीख में आप बिल्कुल बकवास पेड़ यूकेलिप्टस का होता है, आप उसे भी नहीं काट सकते, उसे काटने की रोक नहीं है। लेकिन गांव के आदमी जानते नहीं है, कोई एक पेड़ काट रहा है, पुलिस पे फ़ोन 100 नंबर फ़ोन जाएगा, सिपाही आएंगे और उससे पैसे ले जाएंगे। ठीक, लोगों ने, गांव के किसानों ने सिर्फ इसलिए पेड़ लगाने बंद कर दिए खेतों पर, खेतों की मेड़ों पर, कि इसे हम काट नहीं पाएंगे, इसका उपयोग हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो मैं देख रहा हूँ आपने शुरू की थी कि अंग्रेज़ों से, देखिए प्रॉब्लम, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सहमत होइए मेरी बात से, अंग्रेज यहाँ ठीक है, उनका कोई इंटरेस्ट गंगा में नहीं था, जल में नहीं था, उन्हें अपनी सभ्यता यहाँ डेवलप करनी थी अपने हिसाब से, उन्होंने की। ठीक, अभी हमारे पूरे जो शासन के सिस्टम को हैं चलाने वाले लोग हैं, भले ही हमारे पॉलिटिकल लोग यहाँ के हैं या कुछ गाँव से चुन कर आ रहे हैं, लेकिन जो इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट, वो तो सारे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से आ रहे हैं। नहीं, वो सब गांव से ही आ रहे हैं, वो बाद में जा रहे हैं हार्वर्ड में, हार्वर्ड के पढ़ के ब्यूरोक्रेट नहीं बन रहा है ना, वो ठीक है पढ़ने जा रहा है। अरे तमाम लोग वो है, मैं ये कह रहा हूँ, तो वे आ रहे हैं और वो उस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं, वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रही। चाहे कृषि की आप पॉलिसी ले लीजिए, वन की ले लीजिए, वो कहीं गांव से वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, गांव के आदमी से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। आप जल के बहाने बात हो रही है, आप जो कहना चाह रहे हैं, देखिए ये समस्या है, लेकिन इसी के साथ में अगर आप ये बताएं कि क्या गांव में पेड़ नहीं कट रहे हैं उस कानून के रहने के बावजूद? आप पूरे आप बताते हो, आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूम आइए, अगर आप ये तराई का कुछ इलाका इधर का छोड़ दीजिए, आप कहीं पे भी चले जाइए, आप मध्य उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आपको खेत पे कहीं पेड़ नहीं मिलेगा। नहीं, पेड़ तो था पहले, इस कानून के रहते हुए कटा है, उसी किसान ने काटा है जी। तो कैसे कट गया ये? तो ये दरअसल में कानून समस्या नहीं, देखो फिर उसने खेत से पेड़ सिर्फ इसलिए काटा था, उसकी बहुत सारी वजहें थी। उसको कई बार लगता है कि इस पेड़ की वजह से हमारी इतनी फसल खराब हो रही है, उसको ये लगता है। उस इकोसिस्टम को वो उसको समझा ही नहीं किसी ने कि इस पेड़ का यहाँ होना भी जरूरी है। वो जितना आपका नीचे नुकसान किया उसने फसल का, उससे ज़्यादा पैसे उसने दिए किसी न किसी रूप में। ये बात दरअसल में बुजुर्गों ने नहीं समझाई, या ये कहें कि बुजुर्गों तो पता थी, लेकिन बच्चा उनका पढ़ के आ गया था यूनिवर्सिटी में, उसको वो नहीं पता थी। गैप कैसे हो गया? ये गैप इसीलिए हुआ कि जो आप इसके पहले कह रहे थे, कम्युनिकेशन गैप है। नहीं, कम्युनिकेशन गैप है, लेकिन इस कम्युनिकेशन गैप में जो गैप है, जो दीवार है, वो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है, जिसने नौकर पैदा करने के लिए जो शिक्षा व्यवस्था आई थी, ये दरअसल उस शिक्षा व्यवस्था ने दीवार खड़ी की है। तो वो जो आना चाहिए था कम्युनिकेशन अगली पीढ़ी में, वो ब्रेक हो गया, वो नहीं आ पाया। क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से जब बच्चा पढ़ के आया तो अपने बाप से वो खेती के तरीके नहीं सीखना चाहता, वो तो कहता हम यूनिवर्सिटी से पढ़ के हम तो ये वाला करेंगे। टाई लगा के जा रहे हैं, तो वो तो टाई लगा के खेती करेगा नहीं। तो ठीक है, तो अभी आपको इसका क्या सोल्यूशन लगा? आपने तो बोल दिया कि ये तो अनवरत चलने वाला प्रोसेस है, सबको हमेशा करना पड़ेगा, हर पीढ़ी को करना पड़ेगा। ये पानी हर पीढ़ी को जोड़ना पड़ेगा। जिस पीढ़ी ने ब्रेक किया, हमारी पीढ़ी ने ब्रेक किया ना, ये पिछली 100 साल की पीढ़ी ने ब्रेक किया इसको। तो आप ये समस्या इसलिए विकराल हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि सीवरेज उसमें नदियों में गिरते रहेंगे, आप उन्हें साफ करते रहेंगे। नहीं, इसका एक सही तरीका निकालना पड़ेगा। पहले नंबर एक बात। दूसरे क्या है, दूसरा एक और है, ऐसा कोई तरीके नहीं, दूसरा तरीका ये है कि देखो सीवरेज या गंदगी नदी में जाना, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है।
नदी में अपने पानी को शोधित करने की अपनी क्षमता होती है। उसके अंदर इस तरीके का वेजिटेशन होता है, इस तरीके का सिस्टम होता है, इकोसिस्टम है कि वो सब पानी को शोधित कर देता है एक लेवल तक, लेकिन एक लेवल तक। लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या शुरू हुई है, जो नदियां गंदी दिख रही हैं, वो सिर्फ इसलिए गंदी दिख रही हैं कि अविरलता की कमी हुई है। उनमें पानी घटा है, पानी नहीं है उनमें। अब उसकी बहुत सारी वजहें हैं, पानी क्यों कम है उनमें। पानी कम होने की वजह से भाई, पहले जब गंगा जी थी उसमें कानपुर के नाले गिरते थे, वो फतेहपुर तक जाके साफ हो जाते थे, वो नहीं पता चलते थे कि नाला भी था इसमें कोई। वो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक जाके छोटी मोटी गंदगी साफ हो जाती थी। अब आज की तारीख में इसलिए नहीं साफ हो रही क्योंकि उसमें पानी ही नहीं है, नाले नाले जा रहे हैं, सिर्फ नाले ही चल रहे हैं। पानी में जो रनिंग वाटर है वो तो नाले ही चल रहे हैं ना कहीं। अब देखिए ना कि दिल्ली से जो यमुना जी आती हैं, मथुरा के लोग क्या पीते हैं? दिल्ली के नाले ही तो पीते हैं। यमुना कहाँ आ रही है? मथुरा में। फिर मथुरा से जब आगरा की तरफ चलती है, आगरा में भी उसी यमुना का पानी सप्लाई होता है, वही मथुरा से बचे हुए नाले जो हैं वही आगरा के लोग सप्लाई वही पी रहे हैं। तो है क्या कि नदियों में चूंकि पानी नहीं है। अब पानी क्यों नहीं है? उसकी कई वजह हैं। पानी इसलिए नहीं है कि बांध बना के पानी रोका गया है, एक बहुत बड़ी वजह ये नहीं है, लेकिन एक वजह ये भी है। उसके अलावा क्या है कि पानी इसलिए कम हुआ है कि आपने जगह जगह बैराज बना के नहरें निकाली हैं, तो पानी डाइवर्ट किया है, तो उसकी मुख्य धारा कमज़ोर हो गई है। तीसरी वजह क्या है कि नदियों के, छोटी नदियाँ जो थी हमारी, छोटी नदियाँ मतलब ज़्यादातर नदियाँ सूख चुकी हैं, ज़्यादातर नदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। आप कहीं पे भी चले जाइए, प्रदेश के किसी भी इलाके में चले जाइए, उनमें खेती हो रही, नदियों के ऊपर फसल खड़ी है, क्योंकि नदी खत्म हो चुकी है। तो नदियों में, छोटी नदियों में जो कोई पानी नहीं है, तो यही बड़ी नदियों को समृद्ध करती थी। तो छोटी नदियां जब खत्म हो गई तो बड़ी नदियों में पानी नहीं है। दूसरे क्या है कि जो भूमिगत जल है वो तो बिना सोचे समझे इस देश में जो सिंचाई की जो पॉलिसी थी, जो बोरिंग की पॉलिसी थी, वो दरअसल में इतनी घातक और खतरनाक थी कि आपने अपना जो बेशकीमती पानी था उसको निकाल के खेतों में डाल दिया है। जबकि खेतों में आपको कौन सा पानी डालना चाहिए था? बरसात का पानी जोड़ना चाहिए, तो अपने इस्तेमाल के पानी को शोधित करके खेतों में ले जाना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया कि जो कीमती पानी था आपका, जो अमृत है, वो निकाल के आपने खेतों में डाल दिया और उसको बर्बाद भी किया, क्योंकि खेती के तरीके आपको सही नहीं थे तो बर्बाद कर दिया आपने। तो नीचे भूमिगत जल क्या है वो खत्म हो गया। जहाँ पे 15 फुट पे पानी था, अब वहाँ पे 150 फुट पे पानी है। तो जो नदियों में जो स्रोत से पानी आता था, नीचे का पानी जो आता था, वो पानी आना भी बंद हो गया। छोटी नदी और तालाब तो इसीलिए सूख गए ना कि छोटी नदियों में जो नीचे, वो छोटी नदियाँ तो पहाड़ से कहीं से आ नहीं रही थी, ना कहीं ग्लेशियर से आ रही थी, वो तो छोटे छोटे झरने थे, वही मिल के जगह जगह मिल के बड़ी बनाते थे। तो छोटे झरनों से पानी आना बंद हो गया है, तो छोटे झरने नहीं है तो पानी नहीं है। तो बड़ी नदियां, इसीलिए तो बड़ी नदियों में आज भी अगर उनको अविरल बना दिया जाए तो ये कम से कम जो निर्मलता का की जो भयावहता है ये कम हो जाएगी। तो आपकी बातों से देखिए, नदियां में अविरल पानी रहे, तालाबों में बरसात का पानी रोका जाए, ये होगा तो लोगों की जागरूकता से होगा, ठीक है, लोग पर्यावरण के प्रति सचेत हों, ठीक, ये, और फिर थोड़ा सा कानून का भी डर हो, फिर जो सीवरेज सिस्टम उसमें जा रहा है वो भी थोड़ा सा रोका जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे कार्यक्रम अभी जो मैं देख रहा हूँ कि तालाब सरकार या अपने तरीके से तालाब की योजना ले आई है, वो गंगा समग्र से नहीं जुड़ पा रहा है, वृक्षारोपण गंगा समग्र से नहीं जुड़ पा रहा है, या गंगा समग्र शिक्षा पर्यावरण शिक्षा से नहीं जुड़ पा रही है। ये जो किस्तों में काम हो रहा है कि आप एक तरीके से काम कर रहे हैं, भैया दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं, एक आम के पेड़ पर काम कर रहा है, एक जामुन के पेड़ पर काम कर रहा है। तो मुझे लगता है एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि एक समग्र, नाम आपका ठीक है समग्र, ठीक है, लेकिन जो समग्रता इसमें होनी चाहिए, देखिए पूरा पर्यावरण ठीक होगा तब जा कर के चीज़ें ठीक होना आरंभ होगी। अभी सब किस्तों में काम मुझे दिख रहा है, और किस्तों में ही समाज काम कर रहा है, किस्तों में ही सरकार काम कर रही है, ठीक। कोई आए बुंदेलखंड के लिए अलग स्कीम बना दी, इधर पूर्वांचल के लिए अलग स्कीम बना दी, ठीक है। और ये मैंने देखा है गांव में रहते हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, यहाँ की भूमि, यहाँ का जलवायु अलग है, यहाँ के लिए कृषि योजनाएं अलग बनेंगी। वो हमारे कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले, नो कोस पे बदले पानी, ठीक है, ये ऐसा ही है ना, पानी पानी उल्टा तो नहीं हो रहा। तो ये इतनी विविधता है हमारे यहाँ, और यहाँ
जो पॉलिसी बनेगी समग्र पॉलिसी बनेगी, इस व्यवस्था के साथ ही बनेगी, और ऐसा कोई प्रयास ना तो मुझे समाज के लेवल पर ना सरकार के लेवल पर आज तक तो दिखा नहीं है। ठीक है महाराज, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फेलियर है कि समग्र, हाँ शिक्षा इन सबको एक साथ कर सकती थी। देखो ऐसा है, ये जो समस्याएं हैं ये दरअसल में भारतवर्ष की समस्या सिर्फ नहीं है। भारतवर्ष कभी भी, ये दुनिया का कोई भी देश अपना एक रास्ते कि हम इस रास्ते जा रहे हैं, हम इसी रास्ते जाएंगे, इसी रास्ते चलेंगे, हम उसको भटकेंगे नहीं, ऐसा होता नहीं है। समाज में जितने वर्ग होते हैं सब आपस में एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, अप्रभावित कोई एक दूसरे से नहीं है। ये जो समस्या भारतवर्ष में आज की तारीख में देखने को मिल रही है, ये दुनिया भर में है। ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये पर्यावरण की जो समस्या है आज की तारीख में पूरी दुनिया की और दुनिया भर की नदियां खराब हुई हैं। देखो अब ये अगर आप कहेंगे तो फिर तो ये समस्या को आप नेताओं वाली बात कर रहे हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये सिर्फ भारतवर्ष की समस्या नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि भारतवर्ष की नदियां केवल ठीक हो जाएंगी तो उससे मतलब भारत ठीक हो जाएगा सर नहीं, क्योंकि क्या है कि नदियां जो है, नदियां मेरी बात तो सुनिए आप। इसमें देखिए, आपको कोई समस्या को टालना है तो फिर बता दीजिए। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। भूटान जैसा छोटा सा देश, नेपाल जैसा छोटा सा देश हमारे सामने है, जिसकी अपनी अपनी एक कंप्लीट मैं दूसरी बात कर रहा हूँ ना, मेरी बात आप मेरे पूरी बात तो करने दीजिए। ये समस्या दरअसल में दुनिया की है और पूरी दुनिया को इसमें एक साथ चलना पड़ा। इसे भारत के नेताओं को, भारत की सरकार और समाज को नहीं, वो कभी नहीं हो पाएगा। पूरी दुनिया के नहीं होगा। देखो क्या है ना, एक लंदन में नदी थी टेम्स, ठीक है, टेम्स नदी, तो टेम्स को पूरी दुनिया ने ठीक किया क्या? नहीं, मैं बात तो मेरी सुनिए आप। टेम्स नदी खराब हुई, उसमें इतनी गंदगी थी कि एक बार तो ये फैसला हुआ, क्योंकि उसके ठीक बगल में संसद भवन वहाँ का है, तो एक बार ये बात आई कि साहब संसद भवन को ही यहाँ से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ बैठा नहीं जा रहा है। उस नदी को उन्होंने ठीक किया, दुनिया भर के लिए प्रेरणा बनी। दुनिया भर के लोगों ने उससे सीख के उस नदी को, अपनी नदियों को सुधारने की कोशिश की है। इस समय अगर देखें तो इस समय भारत में ज़्यादातर प्रदेश सरकारें और केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है, और अगर ये इसके साथ समाज अगर इस काम को अपना मानते हुए इसमें जुट जाए तो शायद उसका जो नतीजा है वो कई गुणित हो जाएगा। वो तो जैसे भी जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं कहाँ से हैं? अमेजन है, अमेजन के जंगल हैं। हाँ, ठीक है। अमेजन के जंगल में स्थिति ये है, काटे जा रहे हैं। कब क्यों काटे जा रहे हैं? वो पैसा चाहिए विकास के लिए। तो विकास की दरअसल में जो विकास की समझ है वो विकसित करनी पड़ेगी कि विकास किस चीज से, विकास का केंद्र कहाँ होगा। विकास जब तो ये है कि दुनिया भर में दरअसल में इस चीज का अभियान चलाना पड़ेगा। भारत भी तब प्रभावित होगा उससे जब दुनिया भर में चलेगा कि विकास को प्रकृति केंद्रित किया जाए। जब तक विकास प्रकृति केंद्रित नहीं होगा तब तक ये समस्या हल नहीं हो सकती है। अब विकास में क्या है, विकास में सरकार का भी रोल होता है, पूरा रोल सरकार तो योजना बनाती है, भागीदार कौन होता है उसमें? समाज उसमें काम करता है। अब जैसे सरकार अपना काम कर रही है पूरा, सरकार उसमें कहीं गड़बड़ नहीं कर रही है। सरकार ने कहा कि आप ये फैक्ट्री लगाइए और इस फैक्ट्री में एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, आप अपना जो जितना भी आपका गंदा जल है इसको आप शोधित करके इसको या तो खुद से इस्तेमाल करिए, नहीं तो आपको अगर डालना भी है तो इसको शोधित करके डालिए। लेकिन क्या हुआ, हुआ क्या कि ये काम उस फैक्ट्री वाले ने नहीं किया जो विकास में भागीदार था, जिसने उस फैक्ट्री को लगाया। उस फैक्ट्री में क्या किया उसने, आज की तारीख में आपको जब अपना भवन का नक्शा पास कराना होता है, भवन का नक्शा पास कराना होता है तो क्या होता है, उसमें आपको वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगाना ही होता है। लेकिन कोई लगाता है क्या? कोई नहीं लगाता है। तो भ्रष्टाचार नहीं, ये भ्रष्टाचार है। लेकिन हम जब अपने घर में 2 लाख रुपए का बाथरूम बना सकते हैं तो क्या 50,000 रुपए का रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगा पाए? ये समाज को क्या समझने की जरूरत नहीं है। सरकार तो सिर्फ व्यवस्था दे सकती है, सरकार एक आदमी पे नजर नहीं रख सकती है, एक आदमी की निगरानी नहीं कर सकती है। ये मैं भी इस चीज़ को मान रहा हूँ कि सरकार नहीं कर सकती है, समाज ही कर सकता है। और समाज के लिए एक देखिए बात यह है, अगर समाज को आप पढ़ेंगे, समाज का करेंगे तो समाज हमेशा एक नेता के पीछे चलता रहा है हमेशा से। पहले अवतार होगा, कोई भगवान नहीं होंगे, कोई लीडर चाहिए होता है एक समाज को। हमारे यहाँ प्रेरणा नहीं हो पाई है समाज के लिए, जो रहे थे वो चले गए। ठीक है, आज की तारीख में आप सब देखिए, आपका संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पोषित है। आप अगर कोई प्लान बनाते हैं तो भारत में लगभग 40% से
ज़्यादा ही लोग हैं जो संघ के प्रति बहुत अच्छी राय नहीं रखते हैं। ठीक, आप कितनी भी अच्छी योजना बनाएंगे उन्हें विरोध करना ही है। तो आप जो समग्रता की बात कर रहे हैं विश्व लेवल पर, तो वो उसमें फिर धर्म भी आ जाते हैं। ठीक, कि हम अपने वो कहेंगे भैया ये तो हिंदू धर्म के हिसाब से योजनाएं बना रहे हैं अपनी पेड़ों की और नदियों की। ठीक, उन्हें इस्लाम वालों को या ईसाई वालों को तो हमें तो ये चाहिए ही नहीं है। ठीक, क्यों उन्हें पौधे नहीं चाहिए, उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उनको जल नहीं चाहिए। अब मैं यही कह रहा हूँ, देखिए जब तक इसमें धार्मिक संगठन और राजनीतिक संगठन इसमें जब तक जुड़े रहेंगे तब तक ये योजनाएं बन नहीं सकती है। नहीं, इसमें धार्मिक संगठन और राजनीतिक संगठन जुड़ने का विषय ही नहीं है ये। हाँ, तो ये तो दरअसल में जुड़ना भी नहीं चाहिए उनको। हाँ, उनके जुड़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। और ये जुड़ते कब हैं? दुर्भाग्य ये कि ये सारे काम धार्मिक और यही संगठन कर ही रहे हैं। ये जुड़ नहीं, वो तो आपको लग रहा है। ये शायद जो है धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने इस काम को अपने हाथ में ले लिया है। जब देखा है या उससे जुड़े हुए लोगों की ऐसे भाव थे, उनसे जुड़े हुए लोगों की चिंताएं ऐसी थीं कि उन्होंने इस काम को अपने हाथ में ले लिया, सामाजिक संगठनों ने। लेकिन वो धार्मिक मत कहें उसको, हम लोग दरअसल में सामाजिक संगठन कहें। जब हम गंगा समग्र की बात करते हैं, इसलिए नहीं कह सकते कि सामाजिकता तो उनमें है ही नहीं। इन सब कामों को दरअसल में जो सामाजिक क्षेत्र के संगठन हैं, जिसको आज की तारीख में नाम दे दिया गया है इंडिविजुअली, जैसे कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर, जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, दरअसल में वो काम इस काम को करते हैं। तो है क्या है कि इसमें धर्म का हो या राजनीति हो, भाई धार्मिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, समाज से अलग नहीं है ना, समाज के ही लोग तो उसमें गए। तो सबको दरअसल में इन सब चीज़ों से अलग हटके ये सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए पानी आवश्यक है। हम दूसरे के लिए, हम गंगा जी को ठीक नहीं करेंगे, हमें गंगा जी ठीक नहीं करनी है, हमें अपने जीने के लिए पानी इकट्ठा करना है। मैं आपको, और ये क्या है ना, जब समस्या यहाँ पे पहुंच जाएगी, दुनिया के कई देशों में हम लोग खबरें पढ़ते हैं कि दुनिया की कई देशों में सीवरेज को ही शोधित करके अपना रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अजीब नहीं है, हम भी वही कर रहे हैं। हमारे यहाँ सीवरेज शोधित करके ही तो नगर निगम पानी सप्लाई कर रहा है, वही कर रहा है। लेकिन हम लोगों को अभी अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि हम अपने घर का हम सामने दिख नहीं रहा, सामने नहीं हो रहा है। और हमको ही पता कि ये तो यमुना से आ रहा, हम आग बंद करिए नहीं, हमको पता है कि हम सीवर ही है वहाँ पे, लेकिन हम आग बंद कर लेते हैं, हाँ यार सीवर है। फिर हम अपने घर में एक आरओ प्लांट लगा लेते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि इसमें सब कुछ साफ हो गया है, साफ होकर पानी आ रहा है। ये दरअसल में हर आदमी को जिस दिन ये जिम्मेदारी होगी, जैसे हम अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए हम पैसा जोड़ते हैं, संपत्ति जोड़ते हैं, वैसे ही जिस दिन ये हमको लग जाएगा, और ये लगेगा, ये जिस दिन समस्या जब विकराल होगी समस्या, भाई आप देखिए ना, दुनिया के बहुत सारे ऐसे इलाकों में आप जाएंगे, अपने देश में ही ढेर सारे ऐसे इलाके हैं, पहाड़ से लेके और मैदान तक, रेगिस्तान तक, वो अपने साल भर का पानी इकट्ठा करते हैं बरसात से। ठीक है, वो तो बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और फिर पीते हैं। पूरा यही करता है, पूरा उसी को पीते हैं वो। तो ये जिस दिन आपको लगेगा, जिस दिन आप सब पानी खत्म कर लेंगे अपना, तो उस दिन आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर सही समय पे आपको अगर चिंता अगर हो गई इसकी, सही समय पे आपने अपने पानी को जोड़ना शुरू कर दिया, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। एक मिनट सवाल है, जवाब नहीं दे पाओगे आप। क्या है, देखो पूछो ना, जैसे ही धर्म से या हम अपनी मान्यता से चीज़ों को जोड़ लेते हैं, जैसे हमने गाय को जोड़ लिया, ठीक है महाराज, गाय का अपना एक महत्व है, साइंटिफिक तरीके से भी देखेंगे, पर्यावरण के तरीके से भी देखेंगे, लेकिन गाय को हमने अपने धर्म और मान्यता ऐसा जोड़ लिया कि सामने वाले को हमने दुश्मन मान लिया। ठीक, कि तूने गाय को टच कैसे कर दिया, और अब लिंचिंग देख ही रहे हैं। ठीक, वो दूसरा वाला 40% वर्ग वो तलवार लिए खड़ा है कि जहां मौका मिलेगा वहां गाय काटेगा वो। नहीं, ये तो ये किसने कर दिया, और यही काम दरअसल में धर्म से इसको देखो, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो हिंदू धर्म के अलावा जो भी लोग हैं, जो अपने को हिंदू नहीं मानते हैं, जो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, ऐसे कोई लोग सिर्फ नदी को खराब नहीं कर रहे हैं। हाँ। इस देश में जितने भी हिंदू हैं वो भी उस नदी को खराब कर रहे हैं, वो भी उस गाय को काट रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इसका धर्म से कोई लेना ही देना नहीं है। गाय हमारे लिए आवश्यक है। दरअसल में ये बात समाज में जिस दिन पहुंच जाएगी, ये दरअसल में गाय को, नदी को, प्रकृति को जिस दिन हमारे यहाँ, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरे सनातन में पूजे थे, जहां तक था ये भाई, जहां तक था वहां तक पूजे ही थे। दुनिया भर के तमाम देशों में, भारत में ही सिर्फ नदियां नहीं पूजी जाती हैं। ठीक बात, आप दुनिया के तमाम देशों में नदियां पूजी जाती हैं। उनको उसका मानता हूं, उनको सारे कर्मकांड नदी किनारे होते ही हैं, सबके ही होते हैं। तो इसलिए नहीं, उसको बाकायदे पूजा करते हैं, उसकी बाकायदे पूजा करते हैं जी। आसुन नदी एक है, आसुन नदी के में आप जाइए तो वहाँ पे आसुन नदी में वो महिलाएं नाइजीरिया उसमें वो है, तो वो पूरी उस नदी के लिए अपना जीवन दे देती हैं,
पूरे नदी के ही किनारे रहती हैं, बस पूजा नदी की पूजा करती हैं, कोई काम नहीं करती हैं वो। तो है क्या कि इसको धर्म से नहीं जैसा जब जोड़ा गया था तब दरअसल में बहुत सारे धर्म नहीं थे, सिर्फ सनातन धर्म था, ठीक है। और इसलिए उसको जोड़ा गया था, लोग तब धर्म की बात को अच्छे से समझते थे, तो उसको तब जोड़ा गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये पीपल का पेड़ नहीं काटना है, ये नदी हमारी माँ है। क्यों? क्योंकि उनको पता था, शायद उन्होंने उसके पहले उस बिगड़ी हुई स्थिति को देखा होगा शायद, फिर उन्होंने जोड़ा था उसको। हजारों साल में कभी स्थिति खराब हुई होगी तो उन्होंने उसको लोगों को डरा के धर्म के नाम पे ये जोड़ा होगा कि साहब ये नदी हमारी माँ है, इसको खराब नहीं करना, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि अभी 1000 साल बाद इसको पूरा खत्म कर देंगे ये, तो इनको डराया जाए। और शायद धर्म की वजह से ही चीजें आज की तारीख में अभी तक बची हुई हैं, बहुत सारी अभी तक बची हुई हैं, नहीं तो इसके पहले ही कब की खत्म हो गई होती है अगर धर्म इनसे नहीं जुड़ा होता। ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था ज्यादा अच्छी रह जाती, बहुत नहीं ज्यादा अच्छी तो नहीं रहती। जैसे जैसे समय के साथ में हम कॉमर्शियल होंगे, कॉमर्शियल होने के साथ में हमारे लिए इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमें सिर्फ अपनी तिजोरी का और अपने बैंक अकाउंट का उससे मतलब होता है, बाकी के बैंक अकाउंट से किसके अकाउंट से पैसा मेरे पास आया है इसका हमसे मतलब नहीं रह सकता है। ये प्रश्न है, ठीक है। तो अभी हम बात पूरी कर रहे हैं, अपने समय भी पूरा हो गया और अब चूँकि धर्म का विषय आ गया, फिर अर्थ का आ गया, ये लंबा हो जाएगा, तो अगले एपिसोड में फिर बात करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।